हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां मोदी सरकार के निशाने पर फिर से पीओके। जी हां दोस्तों, आखिर पीओके को लेने के लिए दोस्तों क्या कहा है मोदी सरकार ने, इसी बीच आपको बताएंगे। जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भरी हुंकार, रूसी अल्टीमेटम तभी पूरा हो सकता है जब पूरा यूक्रेन नष्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बयान। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां दोस्तों पाकिस्तान में बड़ा तख्ता पलट का काउंटडाउन, नंबर गेम में फंसे इमरान खान, आर्मी चीफ ने तय कर दिया है इस्तीफे की डेट। बड़ी खबर आपको बताएंगे। इसी बीच बताएंगे जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की प्रतिक्रिया को बताया है कमजोर। यूक्रेन और रशिया विवाद पर भारत के बयान को कमजोर बताया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा जो बाइडेन ने पहली बार भारत को लेकर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर इमरान खान ने ओआईसी में अलापा कश्मीर का राग, जिसके बाद दोस्तों सऊदी अरब ने भी इस पर टिप्पणी की है। बताएंगे क्या कहा है सऊदी अरब ने पाकिस्तानी इमरान खान के वक्तव्य के बाद दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर शपथ ग्रहण से पहले पुराने तेवर में दिखे योगी आदित्यनाथ जी, कानपुर के 3 भूमाफियाओं पर लिया बहुत बड़ा एक्शन। और दोस्तों आधार वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने नया नियम बना दिया है, आपको जानना बेहद जरूरी है दोस्तों, वरना आने वाली है दिक्कत। और साथ ही बताएंगे जहां रेलवे का बहुत बड़ा फैसला, इतने अप्रैल से इतने ट्रेनों में बहाल होगी चादर कंबल की सुविधा। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोदी सरकार के निशाने पर फिर एक बार पीओके। आखिर क्या है जितेंद्र सिंह के बयान के मायने, सबसे बड़ी खबर दोस्तों। 2.5 दशक का वक्त कम नहीं होता है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से जुड़े मसले को हल करने के लिए। इस दौरान केंद्र में संयुक्त मोर्चा बीजेपी नीत, एनडीए कांग्रेस नीत यूपी और 2014 से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार की तरफ से देश को यह बताने की चेष्टा नहीं हो पाई है दोस्तों कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर 22 फरवरी 1994 को संसद में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, आखिर उसका क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगस्त 2019 में संसद में धारा 370 पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि अक्साई चीन और पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसे हासिल करने के लिए हम जान भी दे देंगे। उसके बाद से बीते 3 वर्षों में पीओके को लेकर बयानों की झड़ी लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत कई मंत्रियों व बीजेपी नेताओं की लंबी फहरिस्त है दोस्तों, जिन्होंने पीओके को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार में ही पीओके को लेकर अब बातें भी होने लगी हैं दोस्तों। जहां तक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कश्मीर के कठुआ में दिए गए ताजा बयान की बात है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया जिससे लगे कि भारत पीओके को लेकर एक्शन मोड में आ चुका है। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर है कि मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार के पास धारा 370 को हटाने का ऐतिहासिक उदाहरण है दोस्तों। और इसी का हवाला देकर जितेंद्र सिंह ने देश को ये आश्वस्त करने की कोशिश की है कि पीओके को हर हाल में हासिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नोट करने वाली बात। अब यहाँ से 2 सवाल पैदा होते हैं दोस्तों। पहला ये कि अगर 1994 में संसद से पारित प्रस्ताव को लेकर सरकार आगे बढ़ती है तो 1972 के शिमला समझौते का क्या होगा। और दूसरा सवाल यह है कि जितेंद्र सिंह का ताजा बयान जो पीओके को लेकर आया है दोस्तों, आखिर वो कैसे पूरा होगा। आपकी क्या राय होगी दोस्तों। और पीओके हम लेकर रहेंगे, ये बात कमेंट में जरूर कहिएगा। और कितने भाइयों बहनों को विश्वास है कि पीओके हम हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मोदी है तो मुमकिन है भारी मात्रा में। अगली खबर की बात करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को और देश के प्रति प्रेम दिखाइए दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां जेलेंस्की ने भरी हुंकार, रूसी
अल्टीमेटम तभी पूरा हो सकता है जब पूरा यूक्रेन नष्ट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि चल रहे युद्ध को खत्म करने का रसिया का अल्टीमेटम तभी पूरा हो सकता है जब पूरा यूक्रेन तबाह हो जाए। जेलेंस्की ने कहा, रूसी कहते हैं कि हमारे पास एक अल्टीमेटम है, शर्तें हैं, इसे पूरा करें और फिर हम युद्ध को समाप्त करेंगे। ये गलत है, ये मेरे बारे में नहीं है, ये लोगों की एकता के बारे में है। हम एक साथ ऐसा करने में सक्षम नहीं है। यूक्रेन इस अल्टीमेटम को पूरा नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों अब जेलेंस्की कहीं ना कहीं झुकते नजर आ रहे हैं और तुरंत प्रभाव से रशिया से बातचीत करने को तैयार है दोस्तों, क्योंकि अब जेलेंस्की को पता चल गया है कि नाटो उनका साथ नहीं देने वाला। क्योंकि जेलेंस्की ने कल एक और बयान जारी किया था, नाटो से साफ कहा था दोस्तों कि नाटो जो है वो रसिया से डरता है। यानी कि दोस्तों तमाम देशों को जो नाटो में शामिल है दोस्तों, उनको बहुत बड़ी चुनौती दी है जेलेंस्की ने और कह दिया है कि नाटो के सारे देश रसिया से डरते हैं, उनमें हिम्मत नहीं कि वो रसिया को कुछ कह जाए। यानी कि दोस्तों अब जेलेंस्की भी कहीं ना कहीं इन नाटो से चिढ़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय सुझाव होगी, कमेंट जरूर करिएगा। इसी बीच आपको बता दें, जहां यूक्रेन युद्ध में तबाह पुतिन की सेना, अब तक 10,000 सैनिकों की हुई मौत। रूसी अखबार ने गलती से किया इसका बहुत बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग के अब 28 दिन पूरे होने वाले हैं। अभी भी दोनों देशों के बीच कांटे की टक्कर जारी है। इस युद्ध ने यूक्रेन की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है दोस्तों। हालांकि रूस को भी जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। रूस ने स्वीकार किया है कि यूक्रेन युद्ध में अब तक उसके लगभग 10,000 सैनिक मारे गए हैं। एक क्रेमलिन समर्थित अखबार ने इस आंकड़े का खुलासा किया है और पुतिन के हमले की सही कीमत को उजागर कर दिया है। हमले का आदेश देने से पहले पुतिन को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में उनकी सेना कीव पर कब्जा कर लेगी, लेकिन यूक्रेन में घुसते ही रूसी सैनिकों को जबरदस्त प्रतिरोध और ताबड़तोड़ जवाबी हमलों का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में खुद रसिया ने ही अपनी सच्चाई धोखे से बता दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान में बड़े तख्ता पलट का काउंटडाउन, नंबर गेम में फंसे इमरान खान आर्मी चीफ ने तय कर दी इस्तीफे की डेट। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने ओआईसी कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान को पद से इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। इमरान के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। 24 सांसदों के बगावती तेवर के साथ इमरान नंबर गेम में पीछे छूट गए हैं दोस्तों। उधर बागी सांसदों पर सुप्रीम कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ी और सबसे बड़ी अदालत ने संसद का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल बाजवा और सेना के 3 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल की बैठक में इमरान की सियासी किस्मत पर फैसला लिया जा चुका है। सभी ने ये राय जाहिर की है कि इमरान को और समय देना सही नहीं है। बताया यह जाता है कि इमरान की पैरवी करने के लिए पूर्व आर्मी चीफ राहिल शरीफ जनरल बाजवा से मिले थे, लेकिन अब साफ नजर आ रहा है कि इस पैरवी का असर नहीं हुआ है और ऐसे में बुरी तरह घिरे हैं इमरान और 24 सांसदों की बगावत के बदले इमरान को कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि विपक्ष का पाला बेहद ज्यादा मजबूत है। ऐसे में टाटा बाय बाय इमरान खान, कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पीएम मोदी जी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बीच यूक्रेन संकट पर हुई चर्चा। ब्रिटिश पीएम को मोदी जी ने दिया भारत आने का न्योता। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कल फोन पर अहम बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चाएं की। पीएमओ ने बताया है कि पीएम मोदी ने शत्रुता को समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति की वापसी के लिए भारत की लगातार अपील को दोहराया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता के संबंध में भारत के विश्वास पर जोर दिया गया। जी हां दोस्तों, इस दौरान पीएम मोदी ने जल्द से जल्द भारत में पीएम जॉनसन का स्वागत करने की इच्छा जताते हुए उन्हें भारत आने का न्योता दिया। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर भी चर्चाएं की। पीएम मोदी ने पिछले साल वर्चुअल समिट के दौरान अपनाए गए इंडिया यूके रोड मैप 2030 को लागू करने में हुई प्रगति की सराहना की। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात
करें, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की प्रतिक्रिया को बताया कमजोर, साथ में क्वाड साझेदारों को लेकर भी कही ये बात। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की प्रतिक्रिया को कमजोर करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के बाकी साझेदारों की तुलना में भारत का जवाब अस्थिर है। सोमवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बात कही है। उन्होंने क्वाड साझेदार देशों का जिक्र करते हुए कहा कि पुतिन की आक्रामकता से निपटने में भारत अपवाद स्वरूप कुछ कमजोर रहा, लेकिन जापान बेहद सख्त रहा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी कठोर है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की निकासी रही है। हालांकि हर मंच से भारत ने रूस यूक्रेन जंग के समाधान के लिए बार बार शांति वार्ता का आह्वान किया है। जी हां दोस्तों, साथ में जो बाइडेन ने यह भी कहा कि क्वाड के अन्य साझेदारों ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की तरह भारत ने रूस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। उसने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर भी मतदान करने से इनकार कर दिया। ऐसे में दोस्तों, जो बाइडेन के इस बयान से साफ झलकता है कि भारत से वो खुलकर अपने दिल की बात नहीं कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और भारत ऐसा देश है जिससे कोई भी सीधा नहीं बोल सकता, क्योंकि भारत ने कभी किसी का गलत नहीं किया है। ऐसे में जो बाइडेन ये चाहते हैं कि जैसा ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने, ब्रिटेन ने मिलकर के रसिया के खिलाफ पाबंदियां लगाई हैं और रसिया को काफी ज्यादा आक्रामक से बातें कही है दोस्तों, वही चीज भारत को करनी चाहिए, लेकिन भारत ने वो सब नहीं किया दोस्तों। और यही बात जो बाइडेन को खलती नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय होगी इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका के लिए जो रसिया है वो भारत के लिए रसिया नहीं है और भारत कभी भी अपने दोस्तों से बैर नहीं कर सकता, और वो भी अमेरिका जैसे देश के लिए भारत कभी भी दाव नहीं खेल सकता, क्योंकि अमेरिका जैसा देश कभी किसी का सगा नहीं हुआ दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, लेकिन इस पर कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। भारत को ऐसे में इस समय दोस्तों किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या न्यूट्रल बयान ही देना चाहिए भारत को, जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इमरान खान ने ओआईसी में अलापा फिर कश्मीर का राग कहा अवैध तरीके से हटाया गया है 370 यानी विशेष दर्जा, मगर उइगरों पर साधी चुप्पी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। राजधानी इस्लामाबाद में हो रही इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। हालांकि इस दौरान चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर उनकी जुबान बंद रही। तो वहीं ओआईसी की बैठक में सऊदी अरब ने भी कश्मीर को लेकर अब बयान दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान ने कहा है कि उनका देश कश्मीर के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर विवाद के न्याय संगत समाधान तक पहुंचने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का समर्थन करते हैं। इमरान खान ने मुस्लिम देशों के 57 सदस्यीय निकाय ओआईसी के विदेश मंत्री परिषद के 48वें सत्र के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण दिया। इमरान ने कहा कि हमें फलस्तीनियों और कश्मीर के लोगों दोनों के आगे फेल हो गए हैं। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि कोई प्रभाव हम नहीं डाल पाए हैं, वे हमें गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम लोग विभाजित हैं और वे शक्तियां इसे जानती हैं। इन दिनों पाकिस्तान में इमरान खान अपनी कुर्सी बचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच वो इस राजनीतिक उठापटक से बचने के लिए ओआईसी की बैठक में पहुंचकर मुस्लिम देशों से फलस्तीन और कश्मीर मुद्दे पर एक साथ आने की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग ई अपने पाकिस्तानी समकक्ष कुरैशी के निमंत्रण पर विशेष मेहमान के तौर पर ओआईसी की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि इमरान शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में मानवाधिकारों के हनन के बावजूद चीन का समर्थन करते हैं। सालों से चीन के अधिकारियों ने उइगर और अन्य तुर्किक अल्पसंख्यकों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया है और उन्हें डिटेंशन कैंपों में रखा है दोस्तों। इन कैंपों में उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। यहाँ कैद लोगों को का शारीरिक शोषण भी किया जाता है। अमेरिका और कई पश्चिमी मुल्कों का कहना है कि चीन यहाँ पर नरसंहार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इमरान खान का कहना है दोस्तों कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाओ कश्मीर के मुद्दे पर और फिर कश्मीर पर फैसला सुनाओ। यानी कि दोस्तों इमरान खान की कुर्सी एक तरफ जा रही है दोस्तों, दूसरी तरफ आखिर वो सुनहरे सपने देख रहे हैं।
ऐसे में उनका सपना कब टूटेगा दोस्तों, कमेंट में जरा सुझाव जरूर दे दीजिएगा इमरान खान को। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हाँ मैं हूँ कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का दोषी, लटका दो मुझे फांसी पर। जी हाँ दोस्तों, बता दें विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद कश्मीर घाटी से हिंदुओं के नरसंहार और पलायन का मुद्दा चर्चा में है। इसके लिए एक वर्ग जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को भी दोषी ठहरा रहा है, जिसके बाद वो बौखला उठे हैं दोस्तों, और अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें 1990 में हुए नरसंहार का दोषी पाया जाता है तो फिर देश में कहीं भी फांसी पर लटका दिया जाए। आप क्या कहेंगे दोस्तों, क्या जवाब देना चाहेंगे? फारूक अब्दुल्ला को कौन है कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का सबसे बड़ा मुजरिम? कमेंट में नाम लिखकर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं क्या मानती है भारत की जनता। इसी बीच अगली खबर की बात करें, जहां पर पीएम मोदी की राह पर चलकर क्या पाकिस्तान में अपनी गिरती लोकप्रियता बचाना चाहते हैं इमरान खान? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आजकल अपने भारत प्रेम के साथ ही मोदी प्रेम के लिए चर्चा में है। अपनी कुर्सी पर लगातार मंडरा रहे खतरे के बीच इमरान खान बार बार भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं दोस्तों। 2 दिन पहले एक जनसभा में भारतीय विदेश नीति की खुलकर तारीफ करने के बाद अब उन्होंने फिर से भारतीय सेना की तारीफ करते हुए उसे सलाम किया है। अक्सर भारत के खिलाफ बोलने वाले इमरान खान के ये बदले हुए सुर हैरान करने वाले हैं दोस्तों। सवाल उठता है कि क्या इमरान पाकिस्तान के मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, दरअसल नई खबर है, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय सेना की अब जमकर तारीफ की है। इमरान खान ने एक जनसभा में पाकिस्तानी सेना का नाम लिए बिना कहा कि मैं भारत को सलाम करता हूं, वे अपने लोगों के लिए काम करते हैं। भारतीय सेना भ्रष्ट नहीं है और वे कभी भी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इमरान खान का ये बयान सेना से उनकी नाराजगी को दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? पाकिस्तानी मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों इमरान खान, आप क्या जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर श्रीलंका में गहराया ईंधन का संकट, तो अब पेट्रोल पंपों पर तैनात हुई श्रीलंकाई सेना, सैनिकों की मौजूदगी में बांटा जा रहा है तेल। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में ईंधन की कमी के चलते पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आप सभी जानते होंगे हालात दोस्तों, लेकिन अब इस कदर खराब हो चुके हैं कि ईंधन के वितरण के प्रबंधन तथा निगरानी के लिए मंगलवार को पेट्रोल पंपों पर सेना को तैनात करना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, विदेशी विनिमय के कमी के कारण देश में भारी आर्थिक तथा ऊर्जा संकट पैदा हो गई है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर अप्रैल में भारत दौरे पर आएंगे इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट, बेहद खास है वजह है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने भेजा है निमंत्रण। बता दें इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि वो भारत के साथ राजनयिक रिश्तों की स्थापना के 30 साल पूरे होने के मौके पर अप्रैल के पहले हफ्ते में भारत की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उन्हें यहां आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण भेजा है। नफ्ताली भारत में 3 अप्रैल को आएंगे और 5 अप्रैल तक रुकने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया नफ्ताली बनर्जी जरूर कह दीजिएगा आप लोग। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन के बाद पाकिस्तान के पेशावर में एयरफोर्स का विमान हुआ क्रैश, 2 पायलट की मौके पर हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, आधिकारिक बयान के अनुसार मंगलवार को पाकिस्तान में एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया है दोस्तों। और ये खबर चीन में यात्री विमान के क्रैश होने की घटना के बाद आया है। इस हादसे में एयरफोर्स के 2 पायलटों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरफोर्स के प्रवक्ता की ओर से इस हादसे में मारे गए दोनों पायलटों की मौत की पुष्टि की गई है दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां जेल में बंद कैदियों के साथ आखिर क्या करने जा रही है मोदी सरकार, लिया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को नरेंद्र मोदी जी की सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में जोर शोर से सेलिब्रेट कर रही है। मोदी सरकार ने इस साल को खास बनाने के लिए जेलों में बंद कैदियों पर बड़ा फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि देश भर की जेलों में बंद कैदियों की कुछ श्रेणियों को आजादी के अमृत महोत्सव की विशेष माफी दी जाएगी। उनकी रिहाई का ये काम 3 चरणों में किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें पहला चरण आजादी की 75वीं वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 2022 को होगा। उस दिन खास श्रेणियों के कैदियों को जेलों से रिहाई दी जाएगी। तो
वहीं दूसरा चरण 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मौके पर होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका तीसरा और अंतिम चरण 15 अगस्त 2023 को होगा। उस दिन भी कई कैदियों को माफी और जेल से रिहाई दी जाएगी और इस योजना का उद्देश्य जेल में अच्छा आचरण दिखाने वाले कैदियों को प्रोत्साहन देना है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर शपथ ग्रहण से पहले पुराने तेवर में दिखाई दिए योगी आदित्यनाथ जी, कानपुर के 3 भूमाफियाओं पर लिया बड़ा एक्शन। जी हां, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का धमाकेदार आगाज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लेने से पहले ही भूमाफियाओं पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी और ये एक्शन कानपुर में लिया गया है। दरअसल कानपुर में प्रशासन ने निजी और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने वाले 3 आरोपित भूमाफियाओं को 6-6 महीने के लिए जेल से जिले से निष्कासित कर दिया। इन आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत पुराने मामले दर्ज थे। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां वीरभूमि हिंसा को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। आग में जलकर हुई थी 8 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से वीरभूम जिले में कम से कम 8 लोगों की मौत पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय का ये कदम ऐसे समय में आया है जब बंगाल के 9 भाजपा सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की और इस घटना में उनके हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार को कई घरों में आग लगा दी, जिसमें कम से कम 8 लोगों के झुलस कर मौत की खबर आई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर दिल्ली के तीनों नगर निगम फिर होंगे एक, केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को दी है बड़ी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली में तीनों नगर निगमों के विलय के विधेयक को बड़ी मंजूरी दे दी। अब दिल्ली नगर निगम में संशोधन बिल को संसद के चालू बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को यह बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों, इसको आप सही मानते हैं कि नहीं बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर दिल्ली के सैनिक स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा। सीएम केजरीवाल ने किया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रस्तावित सैनिक स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया है। झरोला कला में 14 एकड़ में बनने वाले इस स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी होगी। इस स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह आर्म्स प्रिपरेटरी स्कूल होगा, जहां सारी शिक्षा दीक्षा फ्री में दी जाएगी। इस खास सैनिक स्कूल का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाने वाली है। दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर लालू यादव की तबीयत खराब, रिम्स मेडिकल बोर्ड ने रेफर किया एम्स, एयर एम्बुलेंस से जाएंगे दिल्ली। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई है। मंगलवार को अचानक से लालू यादव की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें दिल्ली स्थित एम्स रेफर करने को लेकर अर्जी लगाई गई। लालू प्रसाद के परिवार के द्वारा लगाई गई अर्जी पर दोपहर 12 बजे के बाद मेडिकल बोर्ड की एक बैठक हुई। बैठक के बाद रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि लालू यादव की स्थिति खराब होती जा रही है, उनके हार्ट और किडनी पर असर हुआ है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी, कमेंट जरूर करिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर रेलवे का बहुत बड़ा फैसला, 7 अप्रैल से इन 15 ट्रेनों में बहाल हो जाएंगी चादर कंबल की सुविधाएं। जी हां दोस्तों, लगभग 2 साल बाद कुछ ट्रेनों में कंबल, चादर और पर्दे की सुविधा शुरू होने जा रही है। फिलहाल सेंट्रल रेलवे ने इस सुविधा को बहाल करने का फैसला किया है। कोविड-19 शुरू होने के साथ ही ट्रेनों में ये सेवाएं बंद हैं। कुछ महीने पहले ऐसी खबर आई थी कि रेलवे जल्द कंबल चादर देने की व्यवस्था करेगा, लेकिन ये कहा गया है कि 2 साल से रेलवे की लॉन्ड्री बंद है और मशीनों को रख रखाव नहीं हुआ, इसलिए अभी मशीनों को चालू करने में समय लगेगा। उसके बाद ही कंबल और चादर की सुविधाएं पूरे तरीके से शुरू हो पाएंगी। दोस्तों, इसी बीच देश के कई रूटों पर यात्रियों को भारी शिकायतें आई हैं कि सभी सेवाएं जब सामान्य हो रही हैं तो कंबल चादर देने में रेलवे का क्या दिक्कत है। शिकायतों का अंबार लगता देख सेंट्रल रेलवे ने इसे बहाल करने का निर्णय लिया है। फिलहाल 7 अप्रैल से 15 ट्रेनों में इस सुविधा को शुरू किया जा रहा है और धीरे धीरे बाकी ट्रेनों में भी बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों।
दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। हम आपसे मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।